हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल GHK अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ फिर से एक नई टॉपिक के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। और इसके अंदर भी आज हम सेलुलोजिक जो रेशियो होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनके जो PYQs हैं उनका जिक्र करेंगे, उनके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आज हम सिर्फ कपास, लीलन एवं जूट, ये तीन जो रेशियो होते हैं उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। ये तीनों ही सेलुलोजिक रेशियो होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है सेलुलोज की मात्रा वो है कितनी होती है, कम से कम 90% होती है। ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ सेलुलोजिक जो रेशियो होते हैं सिर्फ इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। वैसे आपको पता है कि रेशियो जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए। प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट रेशे। ठीक है। और प्राकृतिक के अंदर भी तीन प्रकार के आते हैं। कौन कौन से, वानस्पतिक, प्राणीज और खनिज रेशे। ठीक है। तो आज हम प्राकृतिक के अंदर जो वानस्पतिक रेशे हैं, यानी कि जो सेलुलोजिक रेशे हैं, सिर्फ उन्हीं का जिक्र करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, वानस्पतिक रेशे जो हैं, क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। वानस्पतिक रेशे जो होते हैं, देखो वो तीन प्रकार के होते हैं। उनकी उत्पत्ति जो वो तीन तरह से होती है। कौन कैसे कैसे होती है देखिए। एक तो बीज वाले होते हैं, ठीक है, एक तने से, और एक पत्ते वाले। बीज के अंदर दो आते हैं। कितने आते हैं, 2 आते हैं। कौन कौन से, एक कपास आता है और एक कापोक आता है। ठीक है। फिर देखते हैं अपने पत्ते वाले पत्ते वाले रेशे। पत्ते वाले में भी 2 ही आते हैं। कौन कौन से, एक पीना आता है और एक सीसल आता है। ठीक है। बाकी जो सेलुलोजिक रेशे बच जाते हैं वो सारे किस में आएंगे, तने से आएंगे। ठीक है। जैसे कि लीलन हो गया, जूट, हेम्प, रेमी, सन, कोयार और मनीला, और एक अबाका। ठीक है ना। ये सारे किस में आएंगे, तने वाले जो रेशे होते हैं उनमें आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना इस स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, लीलन तंतु के तने से प्राप्त होता है, यानी कि लीलन का तंतु जो है वो कैसा है, तने का है ना। ठीक है। तो ये पूछा कि किसके तने से ये प्राप्त होता है। जूट का पौधा, कपास का पौधा, फ्लेक्स का पौधा और हेम्प का पौधा। तो लीलन का जो तंतु होता है वो किससे प्राप्त होता है, ये होता है आपका फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, ये फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है। थोड़ा सा और अपने इसके ऊपर जिक्र कर लेते हैं कि लीलन के तंतु के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि लीलन के तंतु की जो खेती होती है वो किन उद्देश्यों से की जाती है। इसके मेनली 2 उद्देश्य होते हैं। क्या, एक तो इससे बीज प्राप्त करना, ठीक है, और दूसरा रेशा प्राप्त करना। ठीक है ना। बीज प्राप्त करना और रेशा प्राप्त करना। ये रेशा जो होता है वो भी इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का अपने को मिलता है। कैसा कैसा, एक तो अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और एक निम्न क्वालिटी का मिलेगा। जो अच्छी क्वालिटी का जो रेशा मिलता है वो लीलन के नीले फूलों से मिलता है। ठीक है ना। कौन से, नीले। ठीक है। और सफ़ेद फूल से जो मिलेगा लीलन, जो रेशा मिलेगा वो कैसा होएगा, निम्न कोटि का होएगा। ठीक है ना। कैसा होएगा, निम्न कोटि का होएगा। और इस पौधे का जो पौधा होता है ना, इसका लीलन का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, वार्षिक होता है। ठीक है ना, एनुअल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशल कौन सा रेशा है। शीशल जो है वो कौन सा रेशा है, कृत्रिम रेशा है, बीज वाला, तने वाला और पत्ती वाला। तो बताइए, अभी पीछे अपनों ने स्लाइड की थी उसमें था ना सीसल, पीना और सीसल। पीना और सीसल दोनों किस में थे, पत्ती वाले रेशे में थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, पत्ती वाला रेशा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कपास के रेशे की लंबाई होती है, कपास का रेशा सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। कपास के रेशे की लंबाई जो है वो कितनी होती है, आधा इंच से 2.5 इंच, आधा इंच से 5 इंच, आधा 1.5 इंच से 3.5 इंच, 12 इंच से 20 इंच। तो कपास का जो रेशा होता है उसकी लंबाई होती है आधे इंच से 2.5 इंच तक। ठीक है ना। कितनी होती है, आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। और थोड़ी सी कपास पे और चर्चा करें तो इसकी लंबाई जो होती है वो अपने को पता चल गया कि आधा इंच से 2.5 इंच होती है। अगर कपास के पौधे की लंबाई पूछ ले तो कितनी होगी, कपास के जो पौधे की लंबाई होती है मोस्टली जो हमें मिलती है देखने को 3 से 5 इंच या फिर 3 से
6 फुट की मिलती है, ठीक है ना, ये फुट में होगी, ठीक है। 3 से 5 फीट या फिर 3 से 6 फीट, ये दोनों ही अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक सेलुलोजिक रेशा है, ठीक है। ये भी प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है। और कपास के अन्य क्या क्या नाम है बताइए, कपास के अन्य नाम क्या है। कपास को ही क्या कहते हैं, सार्वभौमिक रेशा कहते हैं, ठीक है। इसको ही ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर भी कहते हैं। कपास कैसे रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है, तो इसको वाइट गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। और कपास जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, ये एक अरेबिक भाषा का शब्द है, ठीक है। कपास को ही क्या कहते हैं, कपड़ों का राजा यानी कि किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, एक क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्त्रों का या रेशों का जो राजा है वो किसे कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो बोर्ड था उसने कपास ही आंसर जो है वो माना है, रेशम नहीं माना है, क्योंकि रेशम जो होता है वो क्या होता है, कपड़ों की रानी होती है, और कपास जो है वो रेशों का राजा होता है, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। और कपास का रेशा जो है वो कितने वर्ष पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है, ये लगभग 5000 वर्ष पहले से जो है वो प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। इसी को यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं, यानी कि सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलने के पश्चात लीलन के तंतु की राख का रंग होता है, ठीक है ना। कौन सा तंतु, लीलन का तंतु। ये किससे प्राप्त होता है, अपने को तने से प्राप्त होता है, ठीक है, तने से प्राप्त होता है। भूरा, ग्रे, काला या लाल। तो जलने पे लीलन के तंतु की राख का रंग कैसा होता है, तो बताइए राख का रंग कैसा होएगा, इसका भूरा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, भूरा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे और थोड़ा सा करते हैं जिक्र। इस तंतु की लंबाई पूछ ले, जैसे कि अपनों ने लास्ट में देखा है कि कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है, तो उसकी होती है आधे इंच से 2.5 इंच तक। और लीलन के तंतु की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 इंच से लेके 40 इंच तक होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, 10 से 40 इंच तक होती है, ठीक है। और इसमें चमक जो होती है ना लीलन में, वो कैसी होती है, किसके समान होती है, रेशम जो होता है ना अपना, उसके समान इसमें चमक होती है, ठीक है। और इसका रेशा कैसा होता है, इसका रेशा होता है लंबा, नुकीला, चिकना और चमकदार होता है, ठीक है ना। क्या होता है, चमकदार होता है, ठीक है। और लीलन के तंतु को अगर जलाते हैं तो उसमें से गंध कैसी आती है, तो उसके अंदर गंध जो आती है ना वो आती है आपके कागज़। जब अपने कागज़ को जलाते हैं तो जैसी गंध कागज़ के जलने पे आती है वैसे ही गंध आती है लीलन के तंतु को जलाने में, ठीक है। और लीलन के तंतु के बारे में ये चीज़ भी आप ध्यान रखना कि जब ये गीली अवस्था में होगा, कैसी अवस्था में, गीली अवस्था में होगा, तो इसकी जो मजबूती है वो कितनी बढ़ती है, 20% बढ़ती है। जबकि कपास की कितनी बढ़ती है, यहाँ लिख दूँ, कपास की कितनी बढ़ती है, कपास की बढ़ती है आपकी 30%, ठीक है ना। ये दोनों ध्यान रखना। और ये दोनों ही ताप के जो है वो अच्छे सुचालक होते हैं, कौन, लीलन और कपास, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है, ये देखिए आगे वाले क्वेश्चन में ही आ गया, ठीक है। ये भी राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका, रेशम, ऊन, नायलॉन या कपास, तो क्या हो जाएगा, कपास। और कपास की जगह अगर लीलन भी दिया होता तो लीलन हो जाता, ठीक है ना। ये दोनों ही क्या है, अच्छे सुचालक होते हैं, किसके, सुचालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वस्त्रों रेशों का राजा किसे कहा जाता है, ये देखिए आया हुआ है ना, टीजीटी 2009 में आया हुआ है, लीलन, कपास, रेशम और जूट। ये देखिए खास चीज़ ये देखिए कि इसमें बोर्ड ने दोनों ही दे रखे हैं, कपास और रेशम, तो हम किसको टिक करेंगे, कपास को करेंगे। क्यों, क्योंकि कपास को ही राजा कहा जाता है, जबकि रेशम को क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। ये 101% श्योर हूँ मैं, और आप भी इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है कि जो गलत बताते हैं कि रेशम जो होता है वो वस्त्रों का राजा होता है, नहीं, रेशम जो होता है वो रानी होती है, जबकि कपास जो होता है वो राजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, ये पूछा, मोटाई को बरकरार रखने के लिए सूत की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको लचीलापन कहते हैं,
बिकेबिलिटी कहते हैं, या प्रतिस्कंदन कहते हैं, लोफ्ट कहते हैं। तो बताइए, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है ना। प्रतिस्कंदन क्या होता है? दबाने की क्षमता को, यानी कि किसी चीज़ को हम दबाते हैं फिर वापिस छोड़ते हैं तो वो अपनी स्थिति में वापस चली जाती है। लचीलापन क्या होता है? जो प्रतिस्कंदा, प्रत्यास्थता, तन्यता, ये सारे इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और ये पूछा कि सूत की क्षमता जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अपने लोफ्ट। क्या कहते हैं? लोफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोम, ठीक है, कोटोम या क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है, ठीक है ना। ये देखो, कॉटन जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? मैंने आपको बताया था, अरबी भाषा का शब्द है। और किससे बना है? अरबी भाषा के कौन से शब्द से बना है? कोटोम या क्यूटोन से बना है। तो ये पूछा कोटोम या क्यूटोन का जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है। एक बीज का पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो इस कोटोम का जो अर्थ होता है वो होता है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? बताइए, लीलन जो है, ये फिर से देखो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई ना। लीलन जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बताइए, लीलन को कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्लैक्स के पौधे से, कपास से, रबड़ से, या ऊन से? तो हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था ना। लैंग्वेज डिफरेंस है बस, और कुछ फर्क नहीं है। तो लीलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फ्लैक्स से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। क्या? कपास के रेशे का उत्पादन का सही क्रम दीजिए। कंघी करना, खेती करना, खोलना व आपस में मिलाना, बिनोले निकालना और गांठ बांधना, कताई करना, पुनी बनाना, या धुनना, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अपने क्या करते हैं? कपास का रेशा करेंगे तो सबसे पहले उसकी खेती करनी पड़ेगी। तो 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, खेती करना। उसके बाद खेती कर ली अपनों ने, उसके अपने जो पोर्ट्स होते हैं उनमें से क्या करेंगे? बिनोले अलग करेंगे, है ना। बिनोले निकालना और गांठ बांधना, ठीक है, 4 नंबर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? गांठ बांध ली, गांठ बांध के फिर हम उसको लेके जाते हैं मिल तक। तो वहाँ पे क्या करते हैं? खोलते हैं और आपस में उनको मिला देते हैं, है ना। यही करते हैं ना, खोल लेते हैं फिर उनको आपस में मिलाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? खोलने के बाद में, मिलाने के बाद में उसको धुलना, उसकी कार्डिंग करनी है, यानी कि उसकी जो अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करना, यही करते हैं। धुलने के बाद में क्या करेंगे? उसकी अशुद्धियाँ दूर हो गई, उसके बाद में उसको कंघी करके उसके जो रेशे होते हैं उसको समानांतर करते हैं, ठीक है। 1 नंबर आ जाएगा कंघी करना। उसके बाद में क्या करेंगे? बताइए, पुनी बनाएंगे ना, पोनी बनाएंगे तभी तो कताई होगी। फिर 6 नंबर आ जाएगा, पुनी बना देंगे। उसके बाद में कताई करना, यानी कि 5th नंबर। अब ये कूट जो मिल गया अपने को 2 4 3 7 1 6 5, ये ढूंढो कहाँ पे है? 2 3, ये गलत हो गया। 2 3, ये भी गलत हो गया। 2 4 3 2 4 3 2 4 3 7, यानी कि बी वाला जो आंसर है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये होती है कपास प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉटन, यानी कि कपास बनाने का या कपास का रेशा बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस क्या है। उसमें सिर्फ 7 स्टेज दे रखी थी, ठीक है। लेकिन देखो टोटल 15 स्टेज होती है, तो आप कूट के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर लगाते हैं, ठीक है। तो अपने एक बार सारी देख लें थोड़ी सी। देखो, सबसे पहले आता है हार्वेस्टिंग करना, यानी कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया? खेती करना या पोर्ट्स को इकट्ठा करना, ठीक है। फिर आता है आपका गिनिंग मतलब बिनोले जो होते हैं उसके अंदर बीज जो होते हैं उनको निकालना। फिर सॉर्टिंग करना, यानी कि कपास की छंटाई करना, यानी कि अच्छी वाली कपास को अलग से करना, जो गंदी कपास होती है उसको थोड़ा अलग करना, यानी कि उन दोनों का अलग अलग कर लेना। जैसे खेतों में करते हैं ना, पहले अपने जो पौधे होते हैं उनके ऊपर से पहले कपास निकालते हैं, फिर वो जब गठरी बांधते हैं उससे पहले देखते हैं कि कौन सी अच्छी वाली है और कौन सी गंदी है ना। तो दोनों की अलग अलग गांठ बांध के फिर अपने घर लेके आते हैं उसको। ये तो नहीं है कि दोनों को मिक्स करके ले आएंगे, नहीं लेके आते, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग यानी कि सॉर्टिंग करके लेके आते हैं, ठीक है। फिर बैलिंग करना, यानी कि गांठें बांधना, और गांठें जो होती है वो कितने की बनती है? एक 500 पाउंड की बनती है, ठीक है। फिर ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, फिर उनको खोलते हैं, यानी कि ये गांठ बांध के फिर अपने घर लेके आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? मिल्स में लेके जाते हैं, ठीक है। खोलना एवं मिलाना, वहाँ पे उसको ओपन करते हैं और उसको मिलाते हैं अच्छे से। फिर कार्डिंग एवं डबलिंग, यानी कि धुनाई करना एवं दोहराई करना, ये होती है कि अशुद्धियों को दूर करते हैं। कार्डिंग और डबलिंग के द्वारा जो है वो अशुद्धियाँ जो है वो पीट के उनको दूर की जाती है,
ठीक है। उसके बाद है कॉम्बिंग करना यानी कि कंघी करना, यानी कि कॉम्बिंग करेंगे उनके रेशों को सीधा करेंगे। फिर ड्राइंग करना यानी कि खींचना, उनको कंघी करने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे ताकि वो बिल्कुल सीधे हो जाए। फिर रोविंग करना यानी कि घुमाना, फिर उनको ट्विस्ट देते हैं, ठीक है। फिर स्लीवरिंग करना यानी कि पोनी बनाना, फिर उनकी पोनियाँ बनाई जाती है। फिर स्पिनिंग कताई होती है, उसके बाद वीविंग होती है, बुनाई होती है। फिर फिनिशिंग होती है, उसके ऊपर परिसज्जा दी जाती है। फिर डाइंग होती है यानी कि रंगाई। उसके बाद पेंटिंग यानी कि छपाई होती है, ठीक है। तो ये कितनी होगी 15 जो है वो स्टेप्स होते हैं कपास के जो रेशे का जो उत्पादन होता है उसके अंदर, ठीक है ना, कपड़े में। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए क्या बनाई हुई है मैंने, तो HGS, सबसे पहले HGS, फिर BOCC, फिर DR, फिर SSW, फिर FDP, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने अपने तरीके से बनाई हुई है, आप सब अपने हिसाब से इसको बनाना। शॉर्ट फॉर्म हमेशा ऐसे बनाना जो आपके माइंड में रहे, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म जब भी आप बनाते हो यानी कि ट्रिक जब भी आप कोई भी बनाते हो तो आपको ट्रिक हमेशा खुद की बनानी है, ना तो मेरी बनाई हुई रखनी है आपको, ना किसी और टीचर की बनाई हुई रखनी है। खुद की जब बनाते हैं तो वो हम भूलते नहीं हैं। देखो मैंने इसकी ट्रिक जो है वो क्या बनाई हुई है, मैंने बनाई हुई है, मेरी शादी हुई है किसके साथ हुई, हर्षित गर्ग के साथ हुई। मैं उनके साथ अपने ससुराल में गई, यानी कि HG यानी कि हर्षित गर्ग, S मतलब ससुराल, ठीक है। मैं हर्षित गर्ग के साथ ससुराल गई कुछ पैसे लेके, ठीक है। क्या लेके गई हूँ वहाँ पे, कुछ पैसे लेके गई हूँ। वहाँ पे मेरे को BOCC मेरा बॉस मिला, कौन, मेरी सासू माँ मिली, ठीक है। बॉस मिला मेरे को सासू माँ मिली, और उनके ऊपर भी BD यानी कि उनकी दादी भी है, किसकी, हर्षित जी की दादी है। तो बॉस जो है वो बड़ी दादी हो गई, बड़ी बड़ी दादी मतलब मेरी सास की जो सास है बड़ी दादी, वो उनकी बॉस है, ठीक है। वो उनसे डरते हैं डर मतलब DR मतलब डरते हैं, कौन, मेरी सास जो है वो बड़ी दादी से डरती है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा बोलना नहीं है, SSW यानी कि बोलना नहीं है, FDP जाके इन पैसों की FD करवा दो परमानेंट, ठीक है। तो हो गई ये ट्रिक अपनी। तो मेरे को ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगती है कि मैंने शादी की हर्षित गर्ग से, ससुराल गई हूँ कुछ पैसे लेके, वहाँ पे मेरे को बॉस मिली मेरी सास, लेकिन उनकी भी सास यानी कि उनकी हमारी बड़ी दादी जो है वो उनकी बॉस थी, उनको उनसे बहुत डर लगता था ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को कहा आवाज़ नहीं करनी कुछ भी, धीरे से जाओ बैंक में जाओ, इन पैसों की जो है वो FD करवा दो परमानेंट, परमानेंट जो FD करवा दो। तो मैं तो मुझे नहीं लगता ये कभी भूलूंगी। और आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको एक ट्रिक बना लेना, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया ये 15 जो स्टेप होते हैं, कोई ना कोई अपने भूल जाते हैं। तो ये जो ट्रिक बनाएंगे उसके बाद चाहे 7 पूछे, 8 पूछे, 9 पूछे, कितने मर्जी स्टेप वो डाले, हम उसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब एंटी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है। ये पूछा कि ऐसा कौन सा रेशा है जिसको सूक्ष्मदर्शी से जब अपने देखते हैं तो उसमें एंठन या कोशिका नुमी जो है रचना जो है वो दिखती है, सूती, रेयोन, रेशमी या ऊनी। तो बताइए ऐसी कौन से रेशे हैं जिनमें एंठनयुक्त या कोशिका नुमा जो है संरचना वो है दिखती है, वो आपको दिखती है सूती वस्त्र में, ठीक है ना। किस में दिखती है, सूती में। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इनमें अपरिपक्व अवस्था और परिपक्व रेशा दोनों होते हैं, और दोनों की जो अवस्थाएं होती है तो दोनों में ही कुछ रचनाएं जो है वो डिफरेंस दिखती है, ठीक है ना। अपरिपक्व जो अवस्था होती है उसके अंदर कैसी दिखेगी आपको, उसमें दिखेगी आपको कि एक सूक्ष्म नलिका दिखेगी गोल नली की तरह, ठीक है ना। एक गोल सी नली दिखेगी आपको ऐसे, ठीक है। उसके अंदर तरल पदार्थ जो है वो भरा दिखेगा, ठीक है और परिपक्व जो होता है उसमें एक रिबन की भांति दिखेगी, एक रिबन की भांति ऐसे संरचना दिखेगी और एंठन दिए हुए, ठीक है ना, यानी कि एंठन ऐसे की ऐसे ऐसे एंठन दिए हुए दिखेगी वो, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है, ये अपरिपक्व अवस्था में, ठीक है, और ये परिपक्व अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है। ये पूछा है कि सूती कपड़ा अगर जलाते हैं तो उसमें से कैसी लौ निकलती है, ठीक है, सफ़ेद, पीली, नीली और नारंगी। तो
तो आप हर घर में सूती कपड़ा मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कपड़ा लेके और उसको जला के देखना कि उसमें से लो कैसी निकलती है। उसमें से निकलती है आपकी पीली लो। सिर्फ इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन का कलर भी येलो किया है, ताकि हमारे माइंड में रहे। और जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं ना, उतनी ही हर चीज़ हमारे माइंड में जो है वो छप जाती है, ठीक है ना, स्थायी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है? तने वाला तंतु पूछा है कि नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है ना। लीलन, हेम्प, जूट और कापोक। देखिए अब बीज वाले तने, बीज वाला आपको पता है कौन कौन से होते हैं? कपास और कापोक, कपास और कापोक होता है, ठीक है। और उसमें पत्ती वाले में भी दो होते हैं, कौन कौन से? पीना और सीसल। कौन से होते हैं? पीना और सीसल। तो अब ये देखिए कि इनमें से अगर कोई है तो वो क्या है? तने वाला नहीं होगा ना। तो देखिए लीलन, हैम्प, जूट और कापोक। कापोक किस में आता है? आपका बीज में आता है। तो क्या आंसर मिल गया आपको? कापोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या है? ठीक है ना, दबाने मोड़ने, ठीक है। लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन्यता या घनत्व है। देखिए लचीलापन जो होता है ना, लचीलेपन का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रत्यास्थता भी हो गई, प्रतिस्कंदता भी हो गई, तन्यता भी हो गई, मतलब बिल्कुल लचीला, ठीक है ना। अपने कहते हैं नहीं तो बहुत लचीला है ना, ठीक है। प्रत्यास्थता, तन्यता, घनत्व। घनत्व में जो होता है वो आकार में परिवर्तन नहीं होता है, उसमें क्या होता है? आयतन में परिवर्तन होता है। तन्यता जो होती है वो किस में प्रयुक्त होती है? धातु में प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। धातु में, धातु के जो तार बनते हैं ना, उसी को बोलते हैं तन्यता। और अब रह गया आपका प्रत्यास्थता। तो इसको कूट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ रहा है प्रत्यास्थता, लेकिन इसका राइट आंसर अगर प्रतिस्कंदता इसमें दिया होता तो प्रतिस्कंदता होता, क्योंकि प्रत्यास्थता जो होती है वो लंबाई में होती है, ठीक है ना। लंबा यहाँ से अपने किसी चीज़ को खींचा ऐसे और इसको छोड़ते ही वापस यूँ आ गया ये, ठीक है, लंबाई में, उसको प्रत्यास्थता बोलते हैं। और प्रतिस्कंदता बोलते हैं, मान लो ये कोई बेड बना हुआ है आपका गद्दा, ठीक है। इस गद्दे को ऐसे दबाया अपनों ने, फिर ये वापस अपनी आकृति में आ गया, आकार में आ गया, इसको बोलते हैं प्रतिस्कंदता, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या है? दबाना है ना, तो दबाना है तो प्रत्यास्थता नहीं प्रतिस्कंदता होएगा। लेकिन टीजीटी 2013 के अंदर ये जो आपको दिए हुए थे ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या जा रहा है? प्रत्यास्थता जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। ये पूछा है सूती कपड़ों की जो सिकुड़न है वो निम्न प्रक्रिया से कम होती है। फेल्टिंग, सेंफोराइजेशन, मर्सराइजेशन या क्लैंडरिंग। तो ये परिसज्जा वाला आ गया, ठीक है ना। तो सूती कपड़ों की जो सिकुड़न है वो हम किससे कम कर सकते हैं? वो हम कम कर सकते हैं सेंफोराइजेशन से, है ना। सेंफोराइजेशन से हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और मर्सराइजेशन से क्या होता है? इससे चमक लाते हैं कपड़ों में, क्या करते हैं? चमक लाते हैं। और क्लैंडरिंग से क्या करते हैं? कपड़े को चिकना बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और सेंफोराइजेशन से क्या करते हैं? सिकुड़न जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आएगी। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।